ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया था। उम्मीद है सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि सर हमको ये आपने पढ़ाया था, इस लाइन में डाउट है, या कहीं पर भी किसी भी चीज पे डाउट आ रहा है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी पढ़ाए गए टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहिए। खूब मन लगा के, दम लगा के मेहनत करिए। एग्जाम तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, बहुत बड़ा काम थोड़ी नहीं है। तो कल के एग्जाम में, कल की क्लास में सॉरी कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बेसिक्स। अब ये वाटसन और क्रिक मॉडल जो होने जा रहा है, ये वो कहीं से भी वो इंटरमीडिएट वाला वाटसन क्रिक मॉडल कुछ आ ही नहीं रहा है अभी तक। सब चीज अलग अलग चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वाटसन क्रिक मॉडल जो बनाया गया था, जो प्रपोज किया गया था, उसमें डीएनए की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन हो रही थी, उसके फोर्सेस कौन कौन से अप्लाई हो रहे थे। इसके अलावा हेलिक्स के पैरामीटर को समझना है, हेलिक्स सेंस क्या होता है, रेसिड्यू पर टर्न क्या होता है, एक्सियल राइज क्या होती है, हेलिक्स पिच क्या होती है, डायमीटर ऑफ हेलिक्स क्या होता है, ट्विस्ट एंगल क्या होता है, बेस पेयर टिल्ट क्या होता है, बेस रोल क्या होता है, प्रोपेलर टेस्ट ट्विस्ट क्या होता है, बेस फ्लिपिंग क्या होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मेजर और माइनर ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब चीज, और इसका बेस पेयर एक्सिस क्या होती है। तो ये सब चीजें आप लोग कभी जो सिंपल क्लासिकल वाटसन क्रिक मॉडल आप लोग पढ़ते आ रहे हो उसमें ये सब ड्रामा नहीं है। वहाँ केवल ये बताया जाता है कि बैकबोन बनी होती है, उसमें एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन के नाइट्रोजनस बेस आपस में अरेंज रहते हैं, ए और टी से बॉन्ड बनाता है, उनके बीच की ये डिस्टेंस रहती है, ये इतने इतने हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। बहुत ज्यादा होता है तो आता है आपका हेलिकल पिच कितनी होती है, और पिच पर बेस पेयर कितना होता है, बस इतना। ठीक है, हम लोग इन सब चीजों से इतर कुछ बात करने जा रहे हैं और बहुत जरूरी बात है। तो चलिए फिलहाल अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं। तो क्या स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्या स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो शूट थोड़ी नहीं चल रही। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक बात सीख लिया था कि आपको एक लेटर याद रखना था, उस लेटर का नाम था 16। क्या नाम था? 16। बस 16 याद रखना था, कल हम लोगों ने सीखा था। और 2 याद रखना था। तो एक तरफ 16 लिखना था और एक तरफ 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 कितना 34 लिखना था। यहाँ पर काम हो चुका था 80 का, ए और टी का, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए थे। दूसरा हम लोगों ने लिखा था जीसी के लिए, जी और सी के लिए, वहां पर भी मैंने बोला था कि आपको यही लिखना है, 16 और 34 लिखना है, और क्या करना है, बीच में 2 लिख देना है। ठीक है, क्योंकि 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1 3 के बीच में, 2 2 के बीच में और 6 4 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और ये सिंपल सा एक बेसिक कंसेप्ट था। आज हम लोगों को उसके आगे की गाड़ी बढ़ानी है कि कौन कौन से वो फोर्सेस हैं जो डीएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डीएनए की स्टेबिलिटी को अगर मेंटेन करना है तो 3 फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फोर्स आने वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला फोर्स आने वाला है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पहली बात तो पता होना चाहिए व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। जब कहीं पर भी हाइड्रोजन, जब किसी भी एक मॉलिक्यूल का, या विदिन मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल दोनों हो सकता है, इट डजंट मैटर, है ना। जब कहीं पर भी हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है, तो उनके बीच में एक सेकेंडरी इंटरएक्शन वर्क करने लगता है, और इस सेकेंडरी इंटरएक्शन को, वीक इंटरएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्या बताया, जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और एलिमेंट अलग अलग मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं और सेम मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोफिनॉल में सेम मॉलिक्यूल में रहता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है या पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो ये दोनों पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, आप सिर्फ नाम सुनो, टेंशन नहीं लेना, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल की अगर हम लोग बात करें
ठीक है, तो ये OH हो गया और ये आपका हो गया फिनॉल। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये बेंजीन रिंग हो गई और ये नाइट्रोजन ग्रुप हो गया, N-O और सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, और इनके बीच में इंटरेक्शन बनने लगता है तो एक ही मॉलिक्यूल में काम चलने लगा। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिल सकती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे मिलेगी? जनरली आपका प्यारा फेवरेट H2O, H2O में क्या होगा? हाइड्रोजन है, H2O में क्या है? हाइड्रोजन H, ठीक है, O और H। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल आएगा H, O और H। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा। तो ये हो गया एक क्या था, एक क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। कहाँ पर? हाइड्रोजन और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं तो तीन आएंगे जनरली, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिनमें से ये दो ज्यादा फेवरेट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। सर फ्लोरीन क्यों नहीं करता है? क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो कोई बहुत ज्यादा वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना भी नहीं पाता है। तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन नहीं पाता तो बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बन पाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है। तो ओवरऑल अब हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड का बेसिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबको हाइड्रोजन बॉन्ड का बेसिक क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? आस्था मैम को आ गया समझ में, और बतलाइए, रंगोली जी को आ गया, दीप्ति मैम को, सबको आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर क्या होता है? एक सेकेंडरी इंटरएक्शन वर्क करने लगता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री में वाटर के बारे में पढ़ने लग जाएंगे, तब देखेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि इट प्लेज मेजर रोल इन बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग में इसका मेजर रोल है भाई। ये मेजर साहब कहां पर है? बेस पेयरिंग कराने में है या स्पेसिफिक बेस पेयरिंग में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्टेबिलिटी में इसका रोल कम है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। डीएनए के केस में डीएनए को स्टेबल बनाए रखने के लिए, ठीक है, डीएनए को स्टेबल, अब ध्यान रखना, पहले तो एक बात ये समझो, एक इंपॉर्टेंट बात पहले समझ लो। डीएनए को डीएनए स्ट्रक्चर देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो डीएनए को दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक कोई आपके जो मेन बॉन्ड है, मेन बॉन्ड्स मान लेते हैं। मेन बॉन्ड क्या है? मेन बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर प्राइमरी इंटरएक्शन, वो हमने बताया कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड हो रहे हैं भाई? कोवैलेंट बॉन्ड्स हो रहे हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड सर कौन से हो रहे हैं? बीटा डी या बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना, और क्या हो रहा है? फास्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज। दीज आर द प्राइमरी फोर्सेस वर्क्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ध्यान से फील कर लेना है आज आप लोग को। अगर ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए? मान लिया ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये राइबोज ग्रुप है और ये नाइट्रोजनस बेस है। ये नाइट्रोजनस बेस इधर भी हो सकता था, क्यों? और इनके बीच में बॉन्ड बन गया, फिर एक राइबोज ग्रुप लगा, ठीक है, फिर एक नाइट्रोजनस बेस लगा जो इधर इस साइड या इस साइड किधर भी हो सकता था, फिर एक राइबोज ग्रुप लगा। ये कहानी लगातार बदस्तूर जारी रहेगी। फिर एक फॉस्फेट ग्रुप, फिर एक राइबोज ग्रुप, फिर एक फॉस्फेट ग्रुप बड़ा सा, फिर एक छोटा सा राइबोज ग्रुप। ये कहानी बदस्तूर जारी रहेगी। और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो इधर भी लग सकते हैं और इधर भी लग सकते हैं। ये एक सीधी सी लाइन बनने वाली थी, एकदम ऐसे सीधी सीधी लाइन बन रही थी, ऐसी लाइन बनने वाली थी। लेकिन एक्चुअली में डीएनए ऐसा नहीं होता है। डीएनए को ऐसा सीधी एक लाइन में अरेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये मेन फोर्सेस है, ये कर रहे हैं। लेकिन डीएनए एक्चुअली में ऐसा होता तो है नहीं सर। डीएनए तो कुछ ऐसे होता है, ऐसा लगता है कि कोई लैडर है, कोई सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी, और उसको दोनों एंड से ऐसे पकड़ लो और ऐसे घुमा दो, घुमाते चले जाओ, घुमाते चले जाओ, है ना। तो वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है
वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा, ऐसा कुछ डीएनए दिखता है, ऐसा डीएनए तो दिखता नहीं है। तो डीएनए को ऐसा स्ट्रक्चर दे देने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे दीज प्राइमरी फोर्सेस। लेकिन डीएनए ऐसा नहीं रह पाता है, डीएनए ऐसे से ऐसा हो जाता है, हेलिकल हो जाता है। इस डीएनए को हेलिकल बना देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो है सेकेंडरी फोर्सेस। सेकेंडरी फोर्सेस की वजह से ही हम लोग नाइट्रोजनस बेस कभी बाहर नहीं दिखाते हैं, हम लोग नाइट्रोजनस बेस अंदर कर देते हैं, हमेशा अंदर दिखाते हैं कि अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस बन रहा है, बाहर की तरफ नहीं बन रहा। वो सेकेंडरी फोर्सेस कौन कौन से हैं, उनमें से पहला सेकेंडरी फोर्स आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने फिर से बता रहा हूं आपको कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो माइनर रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। स्टेबिलिटी अलग चीज है और स्ट्रक्चर बनाना अलग चीज है। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोवैलेंट इंटरैक्शन पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सेकेंडरी फोर्सेस पार्टिसिपेट करने वाले है ना। किसी चीज को बना देना अलग बात है और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है कि लंबे समय तक बना रहे, है ना, वो अलग कहानी है। तो इस लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सेकेंडरी फोर्सेस पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से पहला फोर्स जो आया वो आया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड में हम लोग ने क्या पढ़ा कि ये माइनर रोल प्ले कर रहा है, ये मेजर साहब नहीं है, ये माइनर रोल प्ले कर रहे हैं। मेजर रोल इनका क्या है, मेजर रोल ये है कि ये स्पेसिफिक बेस पेयरिंग करा पा रहे हैं। ये क्या करा पा रहे हैं, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग करा पा रहे हैं। ये करा पा रहे हैं कि हमेशा हमेशा और हमेशा और हमेशा ग्वानिन के सामने ही साइटोसिन आए, एडेनिन के सामने ही थाइमिन आए, है ना। स्पेसिफिक बेस पेयरिंग करा रहे हैं, ए का टी से या टी का ए से, जी का सी से या सी का जी से, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। ठीक है, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। ठीक है, अगली बात हम लोग क्या समझेंगे, दूसरा जो मेन फोर्स है, जो यहाँ पर स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी फोर्स है वो है बेस स्टैकिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज बेस स्टैकिंग। बेस स्टैकिंग का मतलब क्या होता है भाई, बेस स्टैकिंग का मतलब होता है, फिर से आज वही 5 रुपए वाले कॉइन लेके आएंगे, है ना, या आपके पास थोड़ा कम रुपया है तो 2 रुपए वाला भी ला सकते हो। तो ये 5 रुपए वाले कॉइन एक के ऊपर एक रखते चले जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, स्टैकिंग। यहाँ पर जो एक के ऊपर एक कॉइन आते चले जा रहे हैं, बहुत ध्यान रखना है आपको, एक के ऊपर एक कॉइन आते चला रहे हैं, उसमें एक कॉइन को हम लोग बेस बोल सकते हैं, डीएनए का बेस बोल सकते हैं, है ना, डीएनए का बेस बोल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टैकिंग। अब स्टैकिंग जानने से पहले हम लोग जानेंगे हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या है। अभी मैंने बोला कि डीएनए की ये बैकबोन है और ये एक बैकबोन है। बैकबोन काहे से बनती है, फॉस्फेट और राइबोस से। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। लेकिन होता क्या है कि नाइट्रोजनस बेस हमेशा अंदर ही रहता है। तो कारण क्या है, नाइट्रोजनस बेस हमेशा अंदर रहने का क्या कारण है, नाइट्रोजनस बेस हमेशा अंदर आने के लिए क्या कारण है, देखते हैं। नाइट्रोजनस बेस हमेशा अंदर आने के का क्या कारण है, मान लिया कि ये कोई एक सेल है और उस सेल के अंदर ये डीएनए है ना, न्यूक्लियस है, डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, ये इसकी बैकबोन है। अब यहाँ पर लगातार खूब सारा वाटर प्रेजेंट है, खूब सारा आयन प्रेजेंट है, ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे खूब सारा आयन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर कैसी कंडीशन है, वाटर है, वाटर हाइड्रो है। और हमने आपको बताया है कि बेस जो होते हैं उनको हाइड्रो से डर लगता है, दीज आर हाइड्रोफोबिक, बेसेस आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो बेसेस जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जिसके कारण वो बाहर रह नहीं पाते हैं, अंदर छुपने की कोशिश करते हैं तो अंदर भाग आते हैं, यहाँ भाग आते हैं। तो बेसेस अंदर भागते हैं, है ना, अंदर भागते हैं। हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं और पहली बात कितना पढ़ पाएंगे पता नहीं, मैं मैक्सिमम 9 बजे या 9:10 तक की क्लास ले पाऊंगा आज, ठीक है, देखते हैं कितना पढ़ पाएंगे। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, पढ़ ये रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड सीधा क्यों नहीं रहता, हेलिकल क्यों हो जाता है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार अपने मन से पूछो कि डीएनए का स्ट्रैंड सीधा क्यों नहीं रहता है, हेलिकल क्यों हो जाता है। अगर आपका मन जवाब दे रहा है कि उसका कारण हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आपका मन झूठा है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड मेन नहीं है, उसके बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण क्या होने वाला है, बेस स्टैकिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि ये सेल के अंदर खूब सारा वाटर पाया जा रहा, आयन पाया जा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रो वाला कंडीशन क्रिएट कर रहा है। और बेसेस होते हैं हाइड्रोफोबिक, बेसेस को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया है, हाइड्रोफोबिक है ना। हाइड्रोफोबिक होने के कारण वो अंदर की ओर भागने की कोशिश करते हैं। जब अंदर भागते तो देखो, एक बेस के ऊपर दूसरा बेस, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह से लगातार बेस के ऊपर बेस, बेस के ऊपर बेस, बेस के ऊपर बेस, बेस के ऊपर बेस लगातार आते चले जाते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, इस फिनोमिना को हम लोग ने बोला कि ये क्या हो गया, एक के ऊपर एक आने को बोल दिया हमने, ये हुआ बेस स्टैकिंग। ठीक है, बेस स्टैकिंग। अब बेस स्टैकिंग जब होती है तो होता क्या है, समझो जरा। हम लोगों ने पढ़ा कि बेस स्टैकिंग जब होती है तो बेस बनते कैसे हैं। बेस बनते हैं ऐसे प्यूरिन और पिरिमिडिन से मिल करके, जिनमें पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो अल्टरनेट मैनर में पाए जाते हैं। ऐसे प्यूरिन और पिरिमिडिन से मिलके बनते हैं जिनमें पाई बॉन्ड, या पाई बॉन्ड, दो बातें बताएंगे, पाई बॉन्ड और लोन पेयर है ना। कभी बता सिखाएंगे, पाई बॉन्ड तो पता ही होगा, ये डबल बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड है। लोन पेयर क्या होता है वो भी किसी ना किसी दिन तो बताएंगे। ठीक है, अभी नाम से पता चल रहा, लोन मतलब है दुनिया में अकेला है, एक अकेला जोड़ा है, लोन पेयर है ना। और काहे का जोड़ा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग कह रहे हैं लोन पेयर। जैसे वाटर के अंदर दो लोन पेयर पाए जाते हैं ऑक्सीजन के पास, एक लोन पेयर यहाँ दिखा सकते हैं, एक लोन पेयर यहाँ दिखा सकते हैं, और इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो ये दो लोन पेयर है। ऐसे ही हमने क्या बोला, जब पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर अगर अल्टरनेट मैनर में पाए जाते हैं, तो उनके बीच में पाई पाई इंटरैक्शन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, पाई पाई इंटरैक्शन। पाई पाई इंटरैक्शन क्या है, पाई पाई इंटरैक्शन सर एक तरह का रेजोनेटिंग इफेक्ट ही है। ये क्या है, रेजोनेंस ही है, रेजोनेंस है एक तरह का। पाई पाई इंटरैक्शन क्या है, एक तरह का रेजोनेंस ही है, अनुनाद ही बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो अनुनाद प्रभाव या रेजोनेंस इफेक्ट है पाई पाई इंटरैक्शन। अब पाई पाई इंटरैक्शन कैसे हुआ, मान लिया कि पहले मैं देखो, मैं दिख कितना रहा हूँ उसी में समझो। हाँ ठीक है, मान लिया कि ये एक बेस पेयर है, ये है ना, और एक ये दूसरा बेस पेयर है। ये दोनों पास पास आ गए, एकदम मिल नहीं जाते, पास पास आ जाते हैं। पास पास आ जाते हैं तो एक के पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे के पाई इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्शन करने लगते हैं। एक के पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे के पाई इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्शन करने लगते हैं, और इस तरह के इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं, पाई पाई इंटरैक्शन बोलते हैं। इस तरह के इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं, पाई पाई इंटरैक्शन बोलते हैं। बोलो भाई, बात सबको समझ में आई यहां तक, क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया। रंगोली जी, आस्था मैम, मनाल मैम थोड़ा लेट थी, आपको क्लियर हुआ कि नहीं, दीप्ति मैम को क्लियर हो गया, दिव्यांशु, सबको समझ में आ रही ना बात। पाई पाई इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट है, विवेक जी को भी क्लियर हो गया। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, डीएनए को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए कोवैलेंट इंटरैक्शन है, लेकिन स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पाई पाई इंटरैक्शन है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल है, लेकिन माइनर रोल है। मेजर रोल पाई पाई इंटरैक्शन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात एक यहाँ पर थोड़ा सा मिस भी है, वो मैं अभी बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना या मैं नोट्स में ऐड करके भी दे दूंगा। दूसरा क्या बोल रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी है। एक तो क्या है, इन्वॉल्व बेस स्टैकिंग में क्या है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू स्टेबिलिटी, इन्वॉल्व पाई पाई इंटरैक्शन, अ टाइप ऑफ वंडरवॉल इंटरैक्शन। ये किस तरह का इंटरैक्शन है, वंडरवॉल इंटरैक्शन है। आप लोग सदा जीवन से, बहुत ही कच्ची उम्र से सुनते चले आ रहे हो वंडरवॉल इंटरैक्शन। क्या होता है वंडरवॉल इंटरैक्शन, है ना।
वंडरवाल इंटरेक्शन क्या होता है? वंडरवाल इंटरेक्शन एक तरह का सेकेंडरी फोर्स होता है, ठीक है। वंडरवाल इंटरेक्शन क्या होता है? एक तरह का सेकेंडरी फोर्स होता है। ये होता क्या है एक्चुअली में, चलिए समझ लेते हैं। जिनको आता है तो अच्छी बात है। पाई पाई इंटरेक्शन भी एक तरह का वंडरवाल इंटरेक्शन ही था। अभी पहले वंडरवाल समझते होता क्या है। मान लिया कोई एक एटम है भाई, अगर कोई एक एटम होगा तो उसके पास बीच में न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ऐसे एक और एटम है, एटम का क्या नाम है हमें नहीं मतलब अभी। दूसरा एक और एटम, उसके पास बीच में न्यूक्लियस है, उसके पास क्या है, बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन लगातार इसी एटम में अपनी अपनी सेल्स में चक्कर लगाते रहते हैं और एक समय ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर कंडेंस होने लगते हैं। जो चारों तरफ थे वो एक ही जगह पे कंडेंस होने की कोशिश करते ही, मान लिया पास पास आ गए, मान लिया यहाँ पास पास आ गए, ऐसे आ गए। चार इलेक्ट्रॉन पहले जो चारों दिशाओं में फैले हुए थे वो कहाँ पर आ चुके हैं, पास पास आ चुके हैं। ऐसे ही दूसरे वाले में भी था। अब भाई अगर आप खुद सोचो, अगर एक तरफ के चारों इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे तो वो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर जो चार इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, 1 2 3 4, इनको रिपल करेंगे क्योंकि अब ज्यादा आ गए हैं इलेक्ट्रॉन। दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएंगे कि दूर भाग भाई तू। वो भाई जब दूर भागेंगे तो भाई यहां से हट के थोड़ा इधर आ जाएंगे, किधर आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे, वो भी इधर भाग आएंगे, वो भी इधर भाग आएंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि इधर एक तरह का पार्शियल निगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डेंस हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस एरिया में ज्यादा डेंस हो चुका है तो इधर एक तरह का पार्शियल इलेक्ट्रोनिगेटिव कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। अगर इस एरिया में पार्शियल इलेक्ट्रोनिगेटिव कंडीशन आ चुकी है तो आप खुद ही सोचो कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे क्या चार्ज रहने वाला है। तो उसके अपोजिट पे क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं हो जाएगा? क्या ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन नहीं डेवलप होने लगेगा, है ना? क्या ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या एक इंटरैक्शन ही डेवलप होगा? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलने वाले हैं यहाँ पर क्या, वंडरवाल फोर्सेस। क्या बोल रहे हैं, वंडरवाल फोर्सेस। ये वंडरवाल फोर्सेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक तरह का लंदन फोर्स भी जिसको बोलते हैं, लंदन फोर्स हो सकता है। ये वंडरवाल फोर्स अभी अभी आप लोगों ने सुबह सुबह पढ़ा, पाई पाई इंटरेक्शन भी हो सकता है। जब पाई बॉन्ड जब टूटता है, जब पाई बॉन्ड एक तरफ के इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज मूव कर सकते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन जब एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं तो एक तरफ माइनस चार्ज, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, रटना नहीं है, बस इतना समझना कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो जहां शिफ्ट होता है वहां पे पार्शियल इलेक्ट्रोनिगेटिव और जहां से शिफ्ट होता है वहां पे पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव जनरेट हो जाता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं देयर इज अ जनरेशन ऑफ डाइपोल, दुई पोल जनरेट हो गए भैया, दो पोल जनरेट हो रहे हैं, डाई मतलब दुई, है ना, दो पोल जनरेट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और यही पोल आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, बात खत्म। पाई पाई इंटरेक्शन भी एक तरह का क्या है, एक तरह का क्या है, वंडरवाल इंटरेक्शन ही है। पाई पाई इंटरेक्शन भी एक तरह का वंडरवाल इंटरेक्शन है। तो हमने बोला बेस स्टैकिंग क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर टू स्टेबिलिटी है इन्वॉल्व पाई पाई इंटरेक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ वंडरवाल इंटरेक्शन। आल्सो बाई हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, है ना। इसके अलावा बेस स्टैकिंग में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी जनरेट होता है। हमने बोला कि जब डीएनए ऐसा एक सीधा सीधा बैकबोन आ रही है और सारे जो बेस है वो अंदर भाग रहे हैं, जब अंदर भाग रहे हैं भाई तो अंदर कौन भाग रहा है, अंदर भाग रहे हैं हाइड्रोफोबिक ग्रुप। हाइड्रोफोबिक ग्रुप जितना ज्यादा भागेगा अंदर उतने ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं अंदर हाइड्रोफोबिक ग्रुप आ जाएंगे, और जितने ज्यादा हाइड्रोफोबिक ग्रुप अंदर आते जाएंगे उनको वो उनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा बढ़ेगा हम लोग बोलेंगे उतना ज्यादा ये क्या करेंगे, एक सेकेंडरी इंटरेक्शन शो करेंगे। कह रहे सर हाइड्रोफोबिक हम समझ ही नहीं पा रहे होता क्या है आज। चलिए भाई देखते हैं। एक पानी की बोतल, एक पानी का जार ले लिया, उसमें पानी भर दिया है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स डाल दी, एक ड्रॉपलेट यहाँ पे डाल दिया, ये बढ़िया सुंदर सा लाल पानी है ना, लाल लाल पानी हो गया और इसके ऊपर हमने ऑयल डाल दी।
ऑयल की एक छोटी ड्रॉप हमने क्या करी, यहाँ पे एक डाल दी, ऑयल की छोटी ड्रॉप यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी। थोड़े समय बाद आप देखोगे कि ये ऑयल, एक तो ऑयल ऑयल की छोटी ड्रॉप यहाँ डाल दी। दूसरी बात, एक बात और समझो, ऑयल को ड्रॉपर से लेकर के पहले ड्रॉपर अंदर ले जाओ यहाँ पे, और यहाँ पर ऑयल की ड्रॉप डालो नीचे ला करके। तो जैसे नीचे लेके आओगे ऊपर कोई भाग, ये तुरंत ही ऊपर भागेगा। कोई फोर्स होगा जो इसको ऊपर भगा रहा है, वो हाइड्रोफोबिक फोर्स है। ठीक है, सेकेंडरी फोर्स कुछ ना कुछ तो है जो नीचे से इतनी तेजी से ऊपर भगा रहा है, वो क्या है, हाइड्रोफोबिक फोर्स है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये कोई, अगर हम लोग भारी वाला ऑयल लेके आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि पानी से हल्का है इसलिए ऊपर भाग आया। ध्यान दो, कुछ ऑयल हो सकते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज्यादा हो, कुछ ऑयल हो सकते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम होगी, लेकिन कुछ गाढ़े ऑयल भी हैं, अगर उनको भी नीचे ले जाके डालोगे तब भी वो ऊपर भाग आएंगे। मान लिया, ठीक है, मान लिया ग्रीस डाल लो तो ग्रीस भी ऊपर भागेगा। ये क्या है, ये है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। दूसरी चीज क्या है, अब ये वाटर, ये ऑयल की ड्रॉपलेट, ये ऑयल की ड्रॉपलेट जब भी एक दूसरे के पास आएंगे, ये दोनों आपस में मिलकर के बड़ी ड्रॉपलेट बना लेंगे, फिर ये इनके पास आएंगे मिलकर आपस में। पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि कोई एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल से मिल जाना चाह रहा है। दूसरी बात, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल वाटर से दूर जाना चाह रहे हैं। एक साथ साइमल्टेनियस मैनर में दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक जगह पर एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल ना बोलकर ड्रॉपलेट बोल सकते हैं, ड्रॉपलेट दूसरी ड्रॉपलेट से मिल जाना चाह रहा है, मतलब उनका आपस में पॉजिटिव इंटरेक्शन जनरेट हो रहा है ना। और दूसरी बात क्या हो रही है, दूसरी बात क्या हो रही है कि ये वाटर से दूर भागना चाह रहे हैं, यहां पर भी एक इंटरेक्शन जनरेट हो रहा है। तो डीएनए के केस में यही कहानी चल रही है। डीएनए के केस में क्या चल रहा है कि ये जो बैकबोन है वो हाइड्रोफिलिक है, और ये जो आपके बेसेस है, ये क्या है, ये बेसेस क्या हो गए, ये बेसेस हाइड्रोफोबिक हो गए। तो ये आपस में मिल जाना चाह रहे हैं। मिल जाने पर एक फोर्स जनरेट हुआ हाइड्रोफोबिक फोर्स, और दूसरा फोर्स जनरेट हुआ पाई पाई इंटरेक्शन। अब एक बात ध्यान रखना, एक पॉइंट मैंने लिखना भूल गए यहाँ पर, कोई बात नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एकदम से याद आया। ठीक है, क्या है कि ये जो पाई पाई इंटरेक्शन होता है वो जीसी के बीच में ज्यादा होता है। मान लीजिए ऊपर जी है नीचे सी है, या नीचे सी है ऊपर जी है, इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। अगर जी के ऊपर टी हो तो उनके कंपैरिजन में, या सी के ऊपर टी हो तो उनके कंपैरिजन में, या टी के ऊपर ए हो तो उनके कंपैरिजन में। या और अच्छे से, सर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए, थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लिया लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए जी जी टी टी सी सी ए, है ना, ये डीएनए का स्ट्रैंड लगा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करने बैठे तो यहाँ पर पाई पाई इंटरेक्शन है, यहाँ पर अगर देखें तो खूब सारा पाई पाई इंटरेक्शन काम कर रहा है। ये डीएनए का पूरा स्ट्रैंड है भाई, ये सब नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करने बैठ ही जाएं, बहुत टाइम लगता है समझाने में भाई। यहाँ पर एक इंटरेक्शन काम कर रहा होगा, यहाँ पे एक इंटरेक्शन काम कर रहा होगा, यहाँ पे एक इंटरेक्शन काम कर रहा होगा, यहाँ पे टी टी के बीच में काम कर रहा होगा, टी सी के बीच में काम कर रहा होगा, सी सी के बीच में काम कर रहा होगा, है ना, सी ए के बीच में काम कर रहा होगा, और ए के बीच में काम कर रहा होगा। अगर हम लोग बोले ए और जी के कंपैरिजन में जी जी के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, जी टी के कंपैरिजन में जी जी के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसी तरह से टी टी के कंपैरिजन में, टी सी के कंपैरिजन में सी सी का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा जो होगा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से जी और सी लगा हुआ तो उनके बीच में इंटरेक्शन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो हमको क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि जीसी के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है। ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा तो ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी होगी। मोर इंटरेक्शन, मोर पॉजिटिव इंटरेक्शन, दैट इज मोर विल बी स्टेबिलिटी। बोलिए बात सबको यहां तक समझ में आई? जल्दी जवाब दीजिए मेरे सवाल का। रंगोली जी को आ गई, दीप्ति मैम को आ गई। कुछ रटना पड़ रहा है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं रटना पड़ रहा। इसी कॉन्सेप्ट को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते रहते, कहते सर इस बार तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन आया है। कुछ नहीं, ऐसे घुमा के पूछेंगे। अभी एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, कल के कॉन्सेप्ट से ही एक क्वेश्चन है, देखते कौन आंसर देता है। बिल्कुल तैयार रहिए। क्वेश्चन क्या है,
मान लिया कि कोई एक डीएनए का सीक्वेंस है ना, एक डीएनए सीक्वेंस आने वाला है, ए, सब लोग ध्यान देना, बी, सी और डी। ठीक, ए में क्या, इसमें क्या है, इसमें है ए जी जी टी सी, जी सी टी, ठीक है। और चलिए चलिए देखते हैं, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, टी टी ए जी सी। अब ठीक है, तो इसके इसके अपोजिट क्या बनने वाला है, इसके अपोजिट टी सी सी ए, है ना, सी जी ए, फिर ए टी सी और जी। ठीक है, दूसरा वाला क्या आ रहा है, दूसरा वाला आ रहा है आपका, दूसरा आ रहा है, दूसरा मान के चलते बन रहा है ए जी सी ए, ठीक है, जी सी, फिर ए जी सी जी, और क्या बचा, अरे ज्यादा लंबा हुआ जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा आसान कर देते हैं अपने लिए संभाल नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा आसान करते हैं। क्या क्वेश्चन आसान कर रहे हैं, देखो मान लिया कि एक जगह पे लिखा हुआ है जी सी ए टी टी ए, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग खुद इमेजिन कर लो क्या बनेगा। दूसरा है जी ए सी ए जी टी सी टी, दूसरा ये है। तीसरा कुछ और ले लेते हैं, तीसरा क्या लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं ए टी टी सी सी ए जी सी टी, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हटा दे रहे हैं, ठीक है, और एक चौथा ले रहे हैं, चौथा कुछ भी ले रहे हैं, चौथा ले रहे हैं जी सी टी सी सी ए ए ए, है ना। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, अब क्वेश्चन बनने वाला ये है कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक काम और करेंगे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन डिजाइन करना कोई आसान काम थोड़ी नहीं है। सी ए, अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ए। अब हमको ये बताओ कि इनमें से जब भी इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेंगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग को या टीएम वैल्यू किसकी होने वाली है, चलिए भाई जल्दी बतलाइए। कपिल सर बता रहे ए, जल्दी बतलाइए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला है। ए, सबका ए आ रहा है, सबका ए आ रहा है, मतलब क्या आज वाला कॉन्सेप्ट भी मिक्स हुआ है क्या? अगर आज का कॉन्सेप्ट मिक्स कर देंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। क्या सेम है दिव्यांशु, किसका सेम है, कुछ बतलाओ भाई, किसका टीएम सेम है, कुछ तो बताओ। सबका टीएम सेम है, ओ माय गॉड, मनाल मैम बी कह रही है। अब मजा आया, सब ए कह रहे थे तो मजा ही नहीं आ रहा था। 4 आंसर हो गए, 3 आंसर हो गए, ए हो गया, बी हो गया, और सबका टीएम सेम हो गया। अब हम भी बता दें, रंगोली मैम का आंसर ही नहीं आ रहा है, सो रही है क्या आज रंगोली मैम? ए एंड बी का बहुत प्यारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अच्छा बना नहीं था, गलती गलती में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया हमसे। ये क्वेश्चन तो स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये तो ऐड कर देने वाला है। चलिए भाई देखते हैं, देखो आज वाले में अभी क्वेश्चन में कल का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और आज का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, दोनों लगेंगे, ठीक है। कल का कॉन्सेप्ट ये था कि जीसी कंटेंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा टीएम। आज का कॉन्सेप्ट ये भी है कि सिर्फ जीसी ही मैटर नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जीसी कंटेंट ही मैटर नहीं करता है, उनकी स्टैकिंग भी मैटर करती है। स्टैकिंग कैसे होती है? एक के बाद एक होती है कि एक फिर कुछ और फिर एक? क्या होगा? एक के बाद एक, उसके ऊपर एक, एक एक, दिस इज स्टैकिंग, है ना? एक के ऊपर एक चला आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैकिंग चल रही है यहाँ पर। अब देखो पहले वाले जिसने ए बताया था, मुझे लग रहा वो सही है, पता नहीं, मैं देखता हूं अगर सारा क्वेश्चन सही चल रहा होगा तो। पहले वाले में देखे तो जीसी कितने, 1 2 3 4, 4 जीसी हैं। दूसरे वाले में 1 2 3 4, 4 जीसी हो रहे हैं। दिव्यांशु कंफ्यूज हो गए हैं, कह रहे हैं कि सबका सेम आ रहा है। तीसरे वाले में भी 4 जीसी है। बच्चे इतना आसान थोड़ी नहीं है। चौथे में 1 2 3 4, 4 जीसी है, तो चारों सेम हो जाने चाहिए थे, लेकिन चारों सेम नहीं होगा। जिनका ए भी आ रहा है वो भी ध्यान दे लें। अब पहले चारों सेम नहीं होंगे, क्योंकि अब हम लोग लगाएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। जब चार जीसी कंटेंट बिल्कुल सेम आ जाए तब कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगेगा कि उन जीसी कंटेंट का अरेंजमेंट क्या है। अगर एक के बाद एक पाए जा रहे हैं तो वहां पर स्टैकिंग है। वहां पर एक टर्म और आता है कॉपरेटिविटी। क्या टर्म आता है? कॉपरेटिविटी, है ना? तो वहां पर एक तरह की कॉपरेटिविटी जनरेट होती है अगर एक के बाद एक आता रहता है। एक के बाद एक लगातार आएगा तो कॉपरेटिविटी जनरेट होगी, और वो कॉपरेटिविटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। एक दूसरे को प्रमोट कर रहा है, दूसरा तीसरे को प्रमोट कर रहा है, डोमिनोज इफेक्ट जैसा जनरेट हो जाएगा वहां पर। तो देखते क्या हो रहा है, यहाँ पर जी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद जी आ रहा है, जी के बाद सी आ रहा है, यहाँ पे लगातार 4 आ रहे हैं। अब लगातार देखना कितनी कहां पे ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे जी के बाद ए आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, जी के बाद टी आ रहा है, सी के बाद टी आ रहा है, यहाँ पे लगातार 0 ही आ रहा है। यहाँ पर सी के बाद सी आ रहा है, 1 हो गया, और जी के बाद सी आ रहा है, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 हो गए, 2, है ना? 2 हो गए। सी के बाद सी और जी के बाद सी। सी के बाद सी है, सी के सामने सी नहीं है। एक नया कॉन्सेप्ट लेके ना बैठ जाना कि आप तो बता रहे हो सी के सामने सी कहां होता है। सी के सामने तो जी होता है, हम सी के बगल की बात कर रहे हैं। सी के ऊपर सी है, और उसके ऊपर ए है, और उसके ऊपर जी है, और उसके ऊपर सी है। तो सी के बीच में पॉजिटिव कॉपरेटिविटी बनेगी, है ना? पॉजिटिव कॉपरेटिविटी बनेगी सी के बीच में, और एक जीसी के बीच में बनेगी, है ना? और पहले वाले में देखो लगातार चारों एजेंट पॉजिटिव कॉपरेटिविटी जनरेट करेंगे। बोलो भाई, फिर क्या बात आ रही है? फिर बात आ रही है यहां पर देखा जाए, यहां पर एक पॉजिटिव कॉपरेटिविटी जनरेट हो रही है, बस एक ही जगह जनरेट हो रही है। तो पहले वाले में 4 पॉइंट है ऐसे जहां पर लगातार जीसी जीसी पाया जा रहा है, इसलिए वहां पर ज्यादा कॉपरेटिविटी जनरेट होगी, ज्यादा पाई पाई इंटरेक्शन डेवलप हो पाएगा, ज्यादा प्रोमिनेंट इंटरेक्शन हो पाएगा, जिसके कारण वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो डीएनए का टीएम, अब छोटी बात हो गई ना, एमएससी लेवल पे बीएससी लेवल की बात हो गई ना। टीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीसी कंटेंट, बिकॉज जीसी कंटेंट साइंस हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर, ये बतलाता है। ये सब बच्चों वाली बात हो गई। केवल जीसी कंटेंट मैटर नहीं करेगा, मैटर ये भी करेगा कि वो जीसी कंटेंट का अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, तो यहां पर आंसर बनने वाला है ए, पहला वाला। क्या सबको ये वाली बात समझ में आ गई? क्या डोमिनोज इफेक्ट करके बताना पड़ेगा हमें कि समझ में आ रही बात? सबको आ गई बात। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा ना तो लोग कहेंगे कि क्वेश्चन पे उंगली उठा देते हैं, चलो भाई क्लेम कर देते हैं। दिव्यांशु बहुत ज्यादा समझ में आ गया। दिव्यांशु बेटा उठ के बैठा करो, कैमरा ऑन था, सो रहे थे तुम, लेटे हुए थे। क्लास में अच्छे से उठ के बैठो। ये वाला पॉइंट मैंने लिखा नहीं है नोट्स में भाई, तो इस पॉइंट को नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, इस पॉइंट को नोट्स में ऐड कर लेना। कुछ भी नहीं रटने लायक अभी तक लगा सुबह से, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते 45 मिनट हो गया। इसके अलावा क्या होने वाला है? इसके अलावा एक और इंटरैक्शन वर्क करता है जिसको बोलते हैं आयनिक इंटरैक्शन। आयनिक इंटरैक्शन क्या वर्क करता है कि डीएनए जहां पाया जा रहा है, डीएनए के अंदर खुद का क्या पाया जा रहा है ना? ये वाला पॉइंट मैंने जो बोला ये सब लोग कॉपी पे लिख ले, हालांकि मैं नोट्स पे ऐड करूंगा। मैं जैसे कल मैंने ग्रुप में नोट्स भेजा था, फिर डिलीट कर दिया था थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं वो कल वाला एक पॉइंट बताना भूल गया था। फिर दोबारा फिर उसको ऐड किया है और फिर नोट्स भेजा है ना? कल वो कुछ 1-2 पॉइंट रह गए थे ना, मैंने बोला मिस कर दिया, मैंने समझा दिया था, फिर मैंने उसको नोट डाउन करके भी भेज दिया था। अच्छा भाई, देखते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के अलावा और क्या हो रहा है। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट कैसे प्ले होता है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। बेस स्टैकिंग कैसे होता है ये बात समझ में आ गई।
इसमें पाइप का इंटरेक्शन कैसे काम करता है वो बात समझा गई। और पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी कब जनरेट होती है, जब जी के बाद सी लगातार आता चला जाए तो वहां पे पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी जनरेट होगी। मान लिया एक कोई बेस स्ट्रैंड है जिसके पास जीसी 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 लगातार 25 है और बाकी 75 80 ए और टी कुछ भी है, और दूसरा एक स्ट्रैंड है जिसके पास जी सी फिर बीच में एक दो 80 फिर जी सी फिर 80 इस तरह से आ रहा है, दोनों के पास 25-25 नेट जीसी कंटेंट है, तो वहां पर जो टीएम वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी, वहां पर जो टीएम वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन जिन्होंने अब तक, अच्छा एक बात बताइए, लैब में कितने लोग पीसीआर करते हैं, अभी तक किया है या करते हैं? कपिल सर करते हैं, कपिल जी पीसीआर करते हैं लैब में, और कोई करता है? दिव्यांशु नहीं करते हैं भाई। तो खाली कपिल जी करते हैं। तो कपिल जी आप खुद सोचो कि अगर जीसी कंटेंट से जी सप्तऋषि भी करते हैं, जो भी करता है वो अपने मन से, अपने दिल, अपने आत्मा से पूछे। हमने भी खूब किया है और खूब अच्छे अच्छे 8-8 इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर पब्लिश किए हैं पीसीआर कर करके ही। और अपने मन से आप पूछिए कि क्या जीसी कंटेंट के फार्मूला लगा करके, एटी और जीसी कंटेंट का फार्मूला लगा करके टीएम वैल्यू निकाली जाती है, टीए वैल्यू निकाली जाती है, क्या पीसीआर करते समय उतना ही टीएम आता है कि उससे कुछ वेरी कर जाता है? समझ रहे हो? एक टूल है ओलाइगो एनालाइजर, ठीक है, तो वहां पर जब आप टीएम डालोगे तो कुछ और आएगा, वो फार्मूला काम नहीं करेगा। फिर आपको एक्चुअली में होता क्या है कि वो जो टीएम फार्मूला के बेस पे लगा के बनाया जाता है, अब उस फार्मूले में हम नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन उस फार्मूले को लगा करके जो टीएम या टीए निकलता है वो एक्चुअली में काम नहीं करता, हमको फर्दर 2-4-10 बार रिएक्शन लगा के ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। हो सकता है कि टीएम आपका 58 डिग्री आ जाए, लेकिन वो जब काम करने बैठे तो 54 पे एम्पलीफाई हो पा रहा है, सॉरी टीएम नहीं बोल करके टीए बोलेंगे, टीए 58 डिग्री आ रहा है, एनालाइजिंग टेम्परेचर जो, सॉरी एनीलिंग टेम्परेचर, एनीलिंग टेम्परेचर जो हो रहा है वो 58 डिग्री आ रहा है, लेकिन जब काम करने बैठ रहा है तो 54 पे काम हो रहा है, 58 पे काम ही नहीं हो रहा, डीएनए डीनेचर हो जा रहा है ना? तो ये क्यों हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है ना? ये इसी वजह से हो रहा है, इसी कोऑपरेटिविटी वजह से हो रहा है। अगली बात क्या आ रही? आयनिक इंटरेक्शन। एक आयनिक इंटरेक्शन भी पार्टिसिपेट करता है डीएनए को बनाने के लिए। आयनिक इंटरेक्शन कैसे पार्टिसिपेट करता है भाई? आयनिक इंटरेक्शन की बात करते हैं तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उस स्ट्रैंड में पाया जाता है बैकबोन पे चार्ज होता है, बैकबोन पे चार्ज होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, किसी भी बैकबोन पे नेट निगेटिव चार्ज कितना होगा ये हमें पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कितने न्यूक्लियोटाइड है, और +1 कैसे होता बता दिया, है ना? और जहां पर ये पाया जाता है उस इन्वायरमेंट में खूब सारा मैग्नीशियम, या कोई हम लोग डाईवैलेंट कटायन भी लिखा मिल सकता है, कैल्शियम भी लिखा मिल सकता है, लेकिन मेन जो है वो मैग्नीशियम ही है। ये मैग्नीशियम क्या करता है? इस निगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन करता है, चार्ज का इंटरेक्शन होता है, प्लस माइनस का इंटरेक्शन होता है। सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज रिगार्ड एज आयनिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पर एक आयनिक इंटरेक्शन भी काम करता है। ये इंटरेक्शन जब काम करते हैं, स्टैकिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, है ना, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब मिल करके डीएनए को एक लैडर की तरह ना रख करके, इस लैडर की तरह ना रख करके, एक सीढ़ी जैसा ना बना करके कैसा बना देते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर दे देते हैं। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर देते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर दे देते हैं। 1 घंटा लग गया इस पॉइंट को समझाने में, 3 मिनट में समझा दिया गया था हमको। बोलिए भाई, सबको इतना बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? किसी को कहीं जहां पर रटने लायक होगा मैं खुद बोलूंगा ये रटने लायक है। सबको आ गया बात समझ में? थैंक यू भाई, समझ लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बस 3 मिनट में पढ़ के सुना दिया गया था कि ये ऐसे होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसे अगर वैसे अगर रट लेंगे ना कि आयनिक इंटरेक्शन होता है, ये इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन होता है, क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में छूट जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन क्यों छूट जाता है? 100 में माइनस में चले जा रहे, 20 नंबर आ रहे, 15 नंबर आ रहे, 25 नंबर आ रहे, जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हो रहे, 25 में से पता चला करके आए उसमें केवल 20 नंबर पा पा रहे, 100 में 20 नंबर ला पा रहे, जबकि 100 में आपको 80 नंबर लाने हैं। 2-3 क्वेश्चन छूट जाए कोई बात नहीं है, तो वो इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि बेसिक नहीं क्लियर है। जिससे भी मैं मिलता हूँ बोलते सर 100 नंबर वाला वो
पार्ट सी मेरा छूट जाता, पार्ट सी मेरा गड़बड़ हो जाता, बहुत नंबर कट गया था। पार्ट बी तो मेरा सही था। ठीक है। अच्छा, अभी से ही आप लोग अभी से एक प्रैक्टिस करेंगे, एक अलग से कॉपी बना लेंगे, नोट्स नहीं बोल रहा हूं मैं, एक अलग से कॉपी बनाएंगे और आपको लगता है जो चीज फैक्चुअल बात हो रही है वो साथ साथ लिखते चलिए। वो कहाँ पे काम आने वाला है, वो पार्ट बी में काम आने वाला है। ठीक है। पार्ट सी अब गलत होना छूट जाएगा आपसे, पार्ट बी गलत होगा, क्योंकि पार्ट बी में देखो 75 क्वेश्चन, सॉरी पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आते, केवल 25 करने रहते हैं, 50 छोड़ना होता है। छोड़ना भी एक कला है, क्वेश्चन पकड़ लेना भी एक कला है, समझ रहे हो। तो वो सब चीजें भी सिखाई जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन आप लोग एक कॉपी बना के पार्ट बी की पैरेलल एक अलग से तैयारी करते चलेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। आपको लगेगा तो बहुत आसान है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना, बस जैसे जैसे बता रहे तुरंत करने लग जाओ। ठीक है। जिनके पास जितना भी टाइम रहता है, सब अलग अलग प्रोफेशन से हैं, सबकी कोई अलग जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोजेक्ट में है, सबका अपना अपना, कोई घर का काम कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग है। आप लोग को बैठ करके सिर्फ यही सोचना है कि मैं कितना टाइम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैंने आज दिन भर में कितना समय बर्बाद किया। बर्बाद क्या किया, दुनिया में रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात करने में बर्बाद किया, इंस्टाग्राम फेसबुक पे बर्बाद किया, कहाँ बर्बाद किया, उसकी लिस्ट बनाओ। अगर वो हटाया जा सकता तो उसको हटा दो। उस समय को भी यूटिलाइज करो और खूब दम लगा के मेहनत करो। अभी कुछ समय बाद इतना कंटेंट हो जाएगा आप रिवाइज नहीं कर पाओगे बार बार। ठीक है। तो अभी से इन चीजों पे भी काम करना शुरू कर दें। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा 10-15 मिनट और पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं। एक टर्म आने वाला है हेलिक्स पैरामीटर। हेलिक्स पैरामीटर बहुत आसान है, इतना कुछ भी नहीं आसान है जितना आपको लग रहा है ना। हेलिक्स पैरामीटर में ऐसे ऐसे पैरामीटर आने वाले हैं जो आप रोज सुनने वाले हो। ठीक है। पहला पैरामीटर क्या आने वाला है, हेलिक्स सेंस। हेलिक्स सेंस आपको समझ में आ रहा है। हेलिक्स सेंस जब मैंने बोला कि एक लैडर लेना था, एक लैडर था, और लैडर को पकड़ के, जो भी लैडर थी, सीढ़ी थी, सीढ़ी को पकड़ के घुमा दिया आपने। तो घुमाने की तरीका अलग अलग हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, और या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, या तो दक्षिणावर्त घुमा सकते हो, दक्षिण दिशा में जा सकते हो, या तो वामावर्त घुमा सकते हो। ठीक है। तो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, या तो लेफ्ट हैंडेड या तो राइट हैंडेड घुमा सकते हो। बस दो ही तरीके हो सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड घुमाया गया है या जो राइट हैंड घुमाया गया है, इसी को बोलते हैं हेलिक्स सेंस। अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड बोला जाएगा, अगर राइट हैंडेड घुमाया है तो राइट हैंडेड बोला जाएगा। ज्यादा अकरिंग जो है वो राइट हैंडेड है, क्योंकि राइट हैंडेड स्टेबिलिटी ज्यादा देता है, लेफ्ट हैंडेड स्टेबिलिटी कम देता है। लेफ्ट हैंडेड जो है वो जेड डीएनए में मिलेगा, और राइट हैंडेड जो है वो बी डीएनए में देखने को मिलेगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, यही आप लोग हमेशा पढ़ते चले आ रहे हो किसमें, वाटसन क्रिक मॉडल में। दूसरा आ रहा है रेसिड्यू पर टर्न। पर टर्न कितने रेसिड्यू, जब हमने एक हेलिक्स बनाया, मान लिया ये हेलिक्स शुरू हुआ ऐसे, ठीक है, ये बढ़िया सुंदर सा डीएनए बना हुआ है। तो जब हमने एक हेलिक्स बनाया, तो हेलिक्स बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जहां से शुरू कर रहे हैं और वहीं पे लाके खत्म कर रहे हैं, जहां से शुरू कर रहे हैं और वहीं पे लाके खत्म कर रहे हैं। किसी को ये संदेह तो नहीं है कि सर यहां से शुरू किए तो यहीं पे आके खत्म हो गया, दिस इज द हेलिक्स, ये हेलिक्स नहीं है। यहां से शुरू किए हैं तो यहां से चले 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 कितना डिग्री आए, 180 डिग्री, और चले 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 कितना डिग्री आए, 180 और आए, 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री आपको चलना है। ठीक है। जहां से शुरू करना है वहीं पे खत्म करना, मतलब कितना चलना है, 360 चलना है। पहले आप कितना चले थे, आधा ही तो चले थे, ये 180 तो चले थे। तो 360 डिग्री चलने पर कितने रेसिड्यू पार्टिसिपेट करते हैं, तो बोला जा रहा है कि बी डीएनए में लगभग 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 लिखा हुआ है वर्ड, ध्यान रखना, 10 बेस पर टर्न होता है। 10 बेस पर टर्न देखने को मिलता है ना। एक्चुअली में होता क्या, 10 नहीं होता, वो 10.5 आ जाता है। आधा बेस जो होता है वो इधर ऐसे आ जाता है, आधा बेस जो होता है इस हेलिक्स में चलता है, और आधा बेस इस हेलिक्स में चलता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 10 लिखा है और 10 लिखा है तो आप 10 ही लिखोगे, टिक करोगे। अगर 10.5 लिखा, 10.5 लिखा है तो आप 10.5 को टिक कर दोगे। ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने स्प्रिंग बोला था, स्प्रिंग बोली थी, एक स्प्रिंग ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक है। जब भी स्प्रिंग ऐसे थी, है ना, एक स्प्रिंग ले लेते हैं जो खुली रही, अब स्प्रिंग को खोल देते हैं।
खोल दिया, जब स्प्रिंग को खोल दिया, खोलने के बाद एक हेलिक्स को पूरा करने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ये उस दिन भी समझाया था मैंने जब सोलेनॉइड बना रहे थे। एक हेलिक्स कितना होता है सर? 360 डिग्री का होता है। जहां से शुरू करना है वहीं पे खत्म करना है, उसको बोलते हैं हेलिक्स। एक हेलिक्स को कंप्लीट करने में जितना एक हेलिक्स को कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस कवर हो जा रहा है ना। मान लिया ये जब हमने स्प्रिंग खोलना शुरू किया, यहां से शुरू किया है, ठीक है, यहां से शुरू किया है, ऐसे ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो इनके बीच में एक डिस्टेंस बनेगी, वो जो डिस्टेंस बनती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हेलिकल पिच। क्या बोलते हैं? हेलिकल पिच बोल रहे हैं, ठीक है। हेलिकल पिच क्या हो रहा है? एक सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ अ कंप्लीट टर्न, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हेलिकल पिच। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्सियल राइज निकाल लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? पिच इक्वल टू एक्सियल राइज मल्टीप्लाई बाय बेस पर टर्न। एक्सियल राइज कितनी है? एक्सियल राइज आपने देखी अभी, एक्सियल राइज कितनी आ रही है? 3.4 आ रही है, ये 3.4 आ रही है। अच्छा, एक्सियल राइज मैंने बताया ही नहीं है, हेलिकल पिच पे आ गए, कोई बात नहीं। एक्सियल राइज कितनी आ रही है? मान लिया एक हेलिक्स है, फिर से देख लेते हैं एक्सियल राइज। मान लिया ये हेलिक्स यहां से शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आके खत्म हुआ, तो यहाँ पर 10 बेस पेयर है, 1 2 3 4 5 8 10, ठीक है, 10 हो गए। मान लिया, पूरा गिन के नहीं बना पाएंगे। तो इनसे पहले से दूसरे के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दूसरे से तीसरे के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तीसरे से चौथे के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, तो पहले से दूसरे के बीच की डिस्टेंस होती है, 1 से 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। यूनिट याद रहना बहुत जरूरी है, एक बार अभी कोई क्वेश्चन पूछा था, यूनिट पूछा था तो गड़बड़ हो रहा था लोगों का। 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अब अगर यही 10 बेस पेयर आकर के, पूरे हेलिक्स में कितने बेस पेयर आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं, तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसमें भी कुछ रटने लायक नहीं है। शुरू में अगर हमने देखा तो हेलिक्स सेंस में बहुत आसान था, हेलिक्स रेसिड्यू पैटर्न बहुत आसान था, हेलिक्स राइज बहुत आसान था, हेलिकल पिच भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया। पिच का फॉर्मूला लगाया और हम लोगों ने बता दिया BDNA में जो हेलिकल पिच होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, जो मैंने पहले यहाँ पे बताई। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? इसमें कुछ नहीं था, ये आपका पुराना जो मेंडल साहब जीवन भर से पढ़ते आ रहे हो, ये वही था। ये सब तो पुरानी बातें, सुनी सुनी सी बातें लग रही हैं। अब हम लोग कुछ नई बातें देख लेते हैं। 9 मिनट और बचा है बस। पहले तो क्लास लेने का समय लग ही नहीं रहा था, ले पाएंगे क्लास में, सोचे अभी नया नया शुरू हुआ, आप लोग कहोगे बड़ा कामचोर टीचर मिल गया यार, 2 छुट्टी कर दिया, मंडे की भी किया, संडे की भी किया, आज बुधवार को भी कर रहा है छुट्टी है। चलिए देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक आ रहा है डायामीटर ऑफ हेलिक्स। जब भी हम लोग एक डीएनए देखते हैं, जब भी हम लोग एक डीएनए देखते हैं तो डीएनए को अब हेलिक्स मान ही लो आप, है ना, मान ही क्या लो, मानना ही पड़ेगा। आप एक वो लैडर को घुमा चुके हो, जब घुमा चुके हो तो वो हेलिक्स का एक अपना खुद का एक डायमीटर भी बनेगा। ये डायमीटर है ना, ये भी आसान बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक डायमीटर बनने वाला है, ये डायमीटर, ठीक है, डायमीटर बनने वाला है। बोलिए भाई, ये डायमीटर जब नापा जाता है तो कहां से नापा जाता है? मान लिया यहाँ पे बेस लगे हुए हैं ऐसे, तो मेरा सवाल आप लोगों से है, बहुत विनम्रता पूर्वक एक सवाल करना चाह रहा हूं कि ये जब डायमीटर माना गया तो ये बैकबोन से माना गया है, नापा गया है, यहां से यहां के बीच की दूरी, या 2 बेस पेयर के बीच की दूरी? इसका जवाब आप लोग दोगे और इसको एक बार चेक करके आओगे। अगर जो भी जवाब है आप लोग कल फिर इसका जवाब दोगे। अभी पहले हमको थोड़ा सा ज्ञान दो। ए बी लिख दे रहा हूं, ए बी, इतना लंबा कहां से लिखोगे? ये ए है, ये वाला डायमीटर माना जाता है कि ये वाला डायमीटर बोला जाएगा? ए को बोल दे डायमीटर है कि बी को बोल दे डायमीटर? आस्था मैं बता रही हूं, बैकबोन से नापा जाएगा डायमीटर। कोई और कुछ बता दे, ए है कि बी है?
विवेक जी भी ए बता रहे हैं, ठीक है, सब लोग ए बता रहे हैं, विद द फ्लो चली जा रही है पूरी दुनिया ए, ठीक है, चेक करना, मैं नहीं बताऊंगा आज, पढ़ के आना है, ए है कि बी है कल बताऊंगा। ओवरऑल ये जो डिस्टेंस रहती है कितनी रहती है, ये रहती है 20 एंगस्ट्रॉम की, कितनी रहने वाली है 20 लिखा है ना, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होने वाली है, या 2 नैनोमीटर की। यूनिट के साथ बहुत आसानी से ध्यान रखना, यूनिट पे ही क्वेश्चन फंसा देगा, इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा यूनिट इधर उधर कर देगा। आप लोग जब भी हेलिकल पैरामीटर्स याद करना शुरू करो तो या तो एंगस्ट्रॉम को फॉलो करो या तो नैनोमीटर को फॉलो करो, दोनों बातें कभी करो ही मत। हमेशा जब भी सोच लो डीएनए के बारे में बात करनी तो अब हमें सिर्फ एंगस्ट्रॉम में बात करनी है, अगर नैनोमीटर में है तो उसको हम 1 जीरो बढ़ा करके उसको हम अपने आप में समझ लेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या आ रही है, डायमीटर ऑफ हेलिक्स हो गया, ट्विस्ट क्या रहा, ट्विस्ट एंगल, रोटेशन पर बेस पेयर इज 36 डिग्री सेल्सियस। अब जब डीएनए ऐसे लगातार रोटेट ही तो हो रहा है, लगातार रोटेट हो रहा है ऐसे 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 ऐसे। मैंने बोला कि कितना रोटेट हो जाए, मैंने बोला कितना रोटेट हो जाए, तो आपने बोला सर 380 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री रोटेट हो जाए। मैंने बोला 360 डिग्री अगर रोटेट हो जाएगा तो उसमें कितने बेस पेयर इंक्लूड हो जाएंगे, आपने बोला सर अभी तो आपने बताया 10 बेस पेयर। भाई तो अगर 10 बेस पेयर इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, 360 डिग्री को रोटेट करने के लिए, तो एक बेस पेयर ने कितना रोटेट किया होगा, तो 360 को भागे कर देंगे, 0 0 गया 36 डिग्री सेल्सियस, ये भी बड़ा, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी डिग्री, 36 डिग्री रोटेशन, ट्विस्ट एंगल भी समझ में आ गई बात। अगला आता है बेस पेयर टिल्ट। अब यहां से कहानी आने वाली है कुछ नई बातें, एक आने वाला है बेस पेयर टिल्ट, दूसरा आने वाला है प्रोपेलर ट्विस्ट, तीसरा आ रहा है बेस फ्लिपिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है मेजर और माइनर ग्रुप, जिसको हमने बढ़िया अलग से मार्क भी कर रखा है ग्रीन कलर से, खूब अच्छे से समझना है ना। तो बेस पेयर टिल्ट क्या होता है, बेस पेयर टिल्ट तक ही आज बताने की कोशिश करेंगे। बेस पेयर टिल्ट क्या होता है, जब भी इसमें डीएनए होता है ना, तो इसमें जो बेस पेयर लगा हुआ है, ऐसे बेस पेयर लगा हुआ है, मान लिया ये रेक्टेंगल है ऐसे, दिस इज द बेस पेयर, और ये जो बॉन्ड आ रहा है, ये जो बॉन्ड चला आ रहा है, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो बेस होता है, ये बेस कैसा होता है, ये बेस कैसा होता है, क्या मान लिया कि ये अब आपको शायद दिख रहा है कि नहीं, पहले मैं देख लूं, आ जाता हूं इधर, ठीक, मान लिया कि ये एक स्टैंड चला आ रहा है, ये स्टैंड चला आ रहा है, ये सीधा सीधा, ठीक है, और ये बेस पेयर है मोबाइल मेरा। अब ये मोबाइल बिल्कुल सीधा है या हल्का नीचे झुका हुआ है या हल्का ऊपर झुका हुआ है, इसको बोलते हैं टिल्टिंग। अगर बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, पैरेलल है, तो हम लोग बोलेंगे टिल्ट कितने डिग्री है, 0 डिग्री। अगर ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है तो इसको बोलेंगे टिल्ट पॉजिटिव या निगेटिव में जा रहा है। बोलिए भाई इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बेस पेयर टिल्ट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। कहीं बोल दिया जाएगा बेस पेयर टिल्ट हो रहा है, तो टिल्ट का मतलब ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ना। चलिए भाई 3 मिनट और बचा हुआ है क्लास चल रही है, टाइम बम चल रहा है, पता नहीं। अगला क्या आने वाला है, तो बोला क्या जा रहा है, इंक्लाइनेशन ऑफ द बेस पेयर विद रिस्पेक्ट टू हेलिक्स एक्सिस, हेलिकल एक्सिस के साथ जो इंक्लाइनेशन चल रहा है ना, इंक्लाइन चल रहा है, इंक्लाइन का मतलब ऊपर उठ रहा है, या अगर अपोजिट करके देखें तो वो नीचे भी बोल सकते हैं, क्योंकि डीएनए को ऊपर नीचे दोनों से देख सकते हैं, तो इंक्लाइनेशन भी हो सकता है, डिक्लाइनेशन भी हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं एक ही चीज हो। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं टिल्ट। अगर ये फ्लैट होता, इफ परफेक्टली फ्लैट होता तो टिल्ट का मतलब 0 होता। अगला आ रहा प्रोपेलर ट्विस्ट। प्रोपेलर ट्विस्ट क्या हो रहा है, विद इन अ सिंगल बेस पेयर। अब यहाँ पर बेस पेयर टिल्ट और सिंगल बेस पेयर की बात हो रही है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, विद इन अ सिंगल बेस पेयर, एक बेस पेयर के अंदर द टू बेसेस रोटेट स्लाइटली इन अपोजिट डायरेक्शन like propeller blade to improve the stability। प्रोपेलर ब्लेड आपने सुना होगा, पंखे, एक्चुअली में जो एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में जो पंखे लगे होते हैं उनको बोलते हैं प्रोपेलर ब्लेड। वो देखा ही नहीं है, हम लोग बहुत गरीब हैं तो हम लोगों ने घर में लगे हुए पंखे देखे। घर में भी लगे हुए पंखे फ्लैट होते हैं कि हल्का सा टिल्टेड होते हैं, है ना, हल्का सा टिल्ट होते हैं,
मुड़ जाते हैं। अभी हमने जो मोड़ा था, ध्यान रखना, अभी जो हमने मोड़ा था, पता नहीं क्या दिख रहा है, फिर से देखते हैं। अभी जो हम लोग ऊपर नीचे कर रहे थे तो वो ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब हम लोग घुमाने जा रहे हैं दाएं बाएं। बोलिए भैया, क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड प्रोपेलर ट्विस्ट। अब प्रोपेलर ट्विस्ट में क्या चल रहा है यहाँ पर, प्रोपेलर ट्विस्ट में क्या चल रहा है, ठीक है, within a single base the two base rotate slightly in opposite direction में रोटेट कर जाते हैं। मतलब एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में, है ना। अगर ब्लेड, पंखे के ब्लेड बिल्कुल फ्लैट होते, अगर वो टिल्टेड रोटेट ना होते तो हवा कभी नीचे की ओर आती ही नहीं, वो खाली हवा को बस काटता रहता है। लेकिन वो काट करके क्या करता है, हल्का सा टिल्ट करता है पंखे का ब्लेड। जब टिल्ट करता है तो तिरछा काटता है, तिरछा काटता है तो नीचे की ओर प्रेशर जनरेट होता है, तो हवा नीचे भागने लगती है। अगर इसी तिरछे को ऊपर की ओर काट दो तो क्या होगा, पंखे का हवा सारी ऊपर जाके सीलिंग पे जाके टकराना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या पंखे वाले एग्जाम्पल से आप लोग को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दिव्यांशु भाई समझ में आ रही है, मजा आ रही है कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस ऐसे ही थम्स अप बनाते रहो भैया। एक बच्चा था शुभम महती, वो पता नहीं क्या, सबसे पहले शुभम महती और दिव्यांशु ही वो दो इंसान है जिनके वजह से क्लास चल रही है। शुभम महती सबसे पहले इंसान थे, सना फरहाद अब आई है। अब हमें जाने का समय हो गया है, 1 मिनट के लिए क्या ही इनको रिसीव करें, रहने देते हैं। शुभम महती सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था, वो अभी तक एक भी क्लास नहीं कर पाए। बीच में बताया बुद्ध पूर्णिमा है सर हमारे बंगाल में, ये चल रहा है चल रहा है, अभी भी नहीं आए हैं। और दिव्यांशु सालों से कहते चले आ रहे हैं कि भैया क्लास शुरू करवा दीजिए, लेकिन अब दिव्यांशु अटेंटिव हो रहे हैं। एक दिन तो आएगा जब दिव्यांशु सबसे पहले क्लास ज्वाइन करेंगे, कोई दिन तो आएगा ही। चलिए ठीक है, चलिए भाई देखते हैं आगे, आगे देखते हैं, अब नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सना मैम आई थी, दिव्यांशु जी उनको बता दीजिएगा कि भाई आज क्लास थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गई और आप इतनी लेट में आओगी तो मैं बहुत कुछ समय बाद, थोड़ा जैसे बच्चे 20-25 बड़े हो जाएंगे ना तो फिर मेरे नखरे भी आएंगे। नखरे ये आएंगे कि 10 मिनट बाद मैं फिर एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, एडमिट ही नहीं करूंगा। क्लास का मतलब थोड़ी नहीं कि कभी भी चले आओ। अभी थोड़ा पैसा आ नहीं रहा, जहाँ पैसा आ गया ना सीधी बात समझो, है ना, तो फिर हम नखरे दिखाएंगे कि 10 मिनट बाद एक्सेप्ट ही नहीं करना है हमें। आप आते रहो, आपको क्लास नहीं करना, आप बीच बीच में छोड़ दोगे तो आप आ जाओ, आप 8 बजे ज्वाइन कर लो, फिर आप अपना काम करते रहो। बहुत लोग वर्किंग में हैं, बहुत लोगों का अपना अपना अलग अलग काम है, जैसे कपिल जी का अपना अलग काम है ना, हरिओम का अपने अलग काम है, सब काम भी कर रहे हैं साथ साथ। ज्वाइन कर लो, या तो फिर ज्वाइन ही ना करो, फिर रिकॉर्डिंग देख लो, है ना। अगर आए हो तो टाइमली आ जाओ, 2-4-5 मिनट एक टाइम फिक्स करेंगे कि इतने से इतने टाइम आओगे, इसके बाद गेट क्लोज है, फिर नहीं, फिर कोई एडमिशन नहीं, फिर अपना फिर कल की क्लास करना या रिकॉर्डिंग देखना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ चीजें बची हुई, थोड़ा पढ़ाया है और सबसे ज्यादा एनर्जी तो इसी में लग गया, है ना, इसमें लग गई, इसमें लग गई। और आज आपको पता होना चाहिए, बताओ जरा एक लास्ट बात बता दो कि वो कौन सा फोर्स है, सेकेंडरी फोर्स है, या सेकेंडरी बोला ही नहीं जाएगा, फोर्स बोला जाएगा, वो कौन सा फोर्स है जो डीएनए की स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। बस ये लास्ट बात लिख दो, बस मैं चलता रहूं। बेस स्टैकिंग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आया, बेस स्टैकिंग आया। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का मेन रोल कहां पर है, हाइड्रोजन बॉन्ड का मेन रोल है स्पेसिफिक बेस पेयरिंग में, स्टेबिलिटी भी देता है वो, लेकिन वहां पे माइनर रोल है। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। और कल एक बहुत कोशिश करेंगे कि कल हम लोग ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए में डिफरेंस बहुत अच्छे से तैयार कर ले, है ना, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन जब ढूंढना शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे, देखोगे ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए में 4-4 नंबर के डिफरेंसेस आ जाते हैं, और पता नहीं क्या, वो एक छोटा सा टेबल है, उसी टेबल से सब कुछ हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।